तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का वंस अगेन स्वागत है हमारे इस पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटीआई के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 5 को करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 5 को करने वाले हैं। चैप्टर 4 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग कौन सा चैप्टर 5 करने वाले हैं। आई होप आप सभी को मज़ा आता होगा तो शेयर और लाइक करिएगा। ठीक है, क्योंकि आज चैप्टर जो 5 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है महत्वपूर्ण खनिज तथा उनका रासायनिक संगठन तथा उर्वरक। ठीक है, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मिनरल्स देयर केमिकल कंपोजिशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर को बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा। और डेली आपको 8 बजे से यूट्यूब पर लाइव क्लासेज होती है पैरामेडिकल के लिए शाम में, और यूट्यूब पर सुबह में पॉलिटेक्निक इंजीनियर के लिए 8 बजे से क्लासेस चलती है, और शाम में 6 बजे से आईटीआई वालों की क्लासेस चलती है। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा जो लोग जिस कोर्स से हैं, और उनके पास शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला आता है भूपट्टी का संगठन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा इसको समझिए, पहले पढ़ते हैं इसको। कहता पृथ्वी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। ये तो बात सही है भैया, पृथ्वी में तो बहुत सारे तत्व पाए जाता है। पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। देखो, अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका एग्जाम में ऑक्सीजन रहेगा, फिर सिलिकॉन रहेगा, फेरस रहेगा, कैल्शियम रहेगा। तो आप सभी को अभी जो लोग इस चैप्टर को अभी से ध्यान से पढ़े, तो उनका एक तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में है। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको और भी दिखेगा सभी धातुओं में। ठीक है, यदि धातु की बात करें, तत्व में ऑक्सीजन है, लेकिन धातु में पूछे तो एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, धातु में एल्यूमिनियम, तत्व में ऑक्सीजन, कंफर्म याद रखना। ठीक है, एल्यूमिनियम वाला हर साल पूछता है, तो शायद इस साल भी आ जाए, तो ध्यान रखना है। कहता है पृथ्वी की सतह यानी कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की प्रतिशतता निम्न प्रकार से है। देखते हैं आप कौन कितना परसेंट है। तो देख सकते हैं ऑक्सीजन 49% है, सिलिकॉन 26% है, एल्युमिनियम 7.5% है, और फेरस यानी कि आयरन जिसको हम लोग कहते हैं, फेरस हो जाएगा कितना प्रतिशत, तो 4.2%। ठीक है, यानी कि 4.2% हो गया। कैल्शियम हमारा 3.2% हो गया। सोडियम हमारा क्या हो गया, 2.4%, और पोटेशियम हमारा 2.3%, और मैग्नीशियम हमारा कितना हो गया जी, 2.3%, और हाइड्रोजन हमारा 1% है, और अन्य दूसरा तत्व क्या है, वो 2% है। अन्य दूसरा तत्व में यानी कि और भी कोई आने वाले होंगे, उसी 2% में बटेगा सबका 0 करके। ठीक है, अब देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आता है धातुओं की उपस्थिति। ठीक है, धातुओं की उपस्थिति को पढ़ते हैं तो आपको कुछ आगे समझ में जरूर आएगा। कहते हैं प्रकृति में धातुएं निम्न 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। देखिए, जो प्राकृतिक रूप से होती है, नेचुरली रूप से जो धातु पाई जाती है, वो 2 रूप में पाया जाता है। पहला मुक्त अवस्था में, और दूसरा संयुक्त अवस्था में। ठीक है, तो पहला कहता है अक्रिय धातुओं एवं विशेषतः उत्कृष्ट धातुएं जिनका विद्युत धनात्मक गुण निम्न होता है। देखिए, विद्युत जो धनात्मक गुण होता है वो निम्न प्रकार से यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कहता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली ये धातुएं CO2, O2, H2O आदि से प्रभावित नहीं होती है। देखो, यानी कि वो मुक्त अवस्था में दोस्तों पाया जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से और जल से कभी भी प्रभावित नहीं होगा, किसी भी प्रकार का उससे उसको नुकसान नहीं होगा। तो वो किस अवस्था में पाया गया, वो मुक्त अवस्था में पाया गया। जैसे AU मतलब समझ रहे हैं आप सभी लोग, सोना, सॉरी AG मतलब क्या हो जाएगा, चांदी। AU मतलब क्या हो जाएगा, सोना। PT मतलब क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, जो कि सबसे महंगा कौन सा है, प्लेटिनम है बाबू, याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब कहता है क्रियाशील धातुओं में प्रकृति में अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है ये धातुएं, जैसे O2, CO2 व आदि से क्रिया करती है। देखो, अब जो क्रियाशील है यानी कि जो O2 से, CO2 से और H2O से क्रिया कर लेती है और प्रभावित हो जाती है, तो वो किस में आ जाएगा भैया, तो वो आ जाएगा संयुक्त अवस्था में। ठीक है, दूसरा नंबर पे। ठीक है,
तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, Na, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Al इत्यादि। ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम इत्यादि। ठीक है, अब देखिए, अब जो है खनिज और उसके अयस्क, ठीक है, खनिज और उसके अयस्क ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं तो समझ में आएगा कुछ ना कुछ। अधिकांश धातुएं प्रकृति में अपने यौगिक के रूप में पाया जाता है। देखिए, जो मेनली रूप से जो धातुएं होती है ना, वो नेचुरल रूप में, यानी कि नेचुरली में जो हमारे घर में होती है या कहीं बाहर पे पड़ा होता है या ज़मीन में खोदने पर मिलता है, तो वो क्या होता है, वो यौगिक रूप में पाया जाता है, यानी कि वो किसी भी तत्व का मिक्सचर होता है किसी भी एक निश्चित अनुपात पे। ठीक है, मिक्सचर होता है, याद रखना, मिश्रण नहीं, मिक्सचर यानी कि यौगिक के रूप में। ठीक है, अन्य अशुद्धि के साथ चट्टानों के ऊपरी सतह में पाई जाती है, जिन्हें हम लोग खनिज कहते हैं। देखो, अब क्या होगा, कोई भी, जैसे कि हम लोग क्या किया, धरती खाने, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि एक मशीन निकल गया है कि खोजो जहाँ पे खजाना निकलेगा। ठीक है, ऐसा मशीन है, उसको चेक करो तो वहाँ पे जहाँ पे लोहा वाला रहेगा ना, उसको टी 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 करे लगता है। तो यहाँ पे यदि आप लोग खानते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई मशीन है, हम लोग क्या खोज रहे हैं, खनिज खोज रहे हैं, तो यदि इसको हम लोग ज़मीन में खानते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिला, खनिज मिला। खनिज हम उसको किसको कहेंगे, जहाँ पे यहाँ पे धातु भी है और साथ में अशुद्धि भी है, पाको है, कादो है, हर तरह का इसमें क्या है, अशुद्धि है, जिसका हमको बेकार है, उसका यूज नहीं है, लेकिन उस धातु का यूज है, तो दोनों साथ में मिला ना, तो उसको हम लोग खनिज कहेंगे। और जो अकेले मिला, जब उसको हम लोग निकाल लिए, पाकों से साफ कर दिए, एकदम बढ़िया से फ्रेश कर दिए, चमका दिए, तो वो हमारा क्या हो गया, ओर्स हो गया, यानी कि अयस्क हो जाएगा। ठीक है, वही ये कहता है। देखो, अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, जो यानी कि खनिज में जो अशुद्धि पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, गैंग से ज़्यादा नाम से प्रचलित है, तो गैंग को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब देखते हैं। देखिए, धातु के कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लो, मैग्नीशियम के कुछ अयस्क है, मैग्नेसाइट हो गया, फिर डोलोमाइट हो गया। डोलोमाइट क्या है, यहाँ पे कैल्शियम का भी है और मैग्नीशियम का भी ओर्स है, यानी कि अयस्क है। जैसे टैल्क हो गया और इप्सेमाइट हो गया, कैनेलाइट हो गया, एप्सेटेट्स हो गया। ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है या अयस्क है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके लगेगा। अब देख लेते, देखिए कॉपर का कौन कौन सा होता है, तो कॉपर पाइराइट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर पाइराइट हो गया, फिर कॉपर ग्लांस हो गया, क्यूपराइट हो गया, मेलाकाइट हो गया, एजुराइट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सिल्वर का देख सकते हैं, तो सिल्वर का हो जाएगा यहाँ पे अर्जेंटाइट हो गया, रूबी सिल्वर हो गया, ऑन सिल्वर हो गया, ये सभी देख सकते हैं। आपको सूत्र भी आपको दिख रहा होगा, तो सूत्र को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पे जिंक से देख लेते हैं, तो जिंक का यहाँ पे देख सकते हैं, जिंक ब्लेडी यानी कि ZnS हो गया, कैलामाइन यानी कि ZnCO3, विलेमाइन यानी कि Zn2SiO4, फिर जिंकाइट हो गया ZnO। एल्यूमिनियम का इसी तरीके से हो जाएगा। अच्छा, एल्यूमिनियम का मुख्य ओर्स क्या है, पता है, एल्यूमिनियम का मुख्य ओर्स क्या है, तो वो है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट का सूत्र याद रखना, आपको एग्जाम में पूछेगा बाबू। क्रायोलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारा है, यहाँ पे देख सकते हैं, कोरंडम भी है। और टीन का क्या हो जाएगा, तो टीन का होता है कैसीराइटेड। आगे देखते हैं, आगे यदि देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोहा। लोहा का क्या हो जाएगा, तो हेमेटाइट मुख्य रूप से होता है, मुख्य रूप से हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, तो याद रखना है। बाकी तो और भी होते हैं, सिडेराइट भी होता है, कॉपर पाइराइट भी होता है, आयरन पाइराइट भी होता है। ठीक है, और लेड का क्या होता है, तो लेड का गैलेना होता है, सेरूसाइट होता है, और फिर ग्लेनेसाइट होता है, लैनरकाइट होता है। ठीक है, ये सभी क्या है, इसका ओर्स है, देख सकते हो आप सभी लोग, पूरा ओर्स है। कैल्शियम का देख लो, कैल्शियम में देख सकते हो आप सभी लोग। ठीक है, कैल्शियम में डोलोमाइट भी आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम का सिल्वराइन हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा, फिर कैलेनाइट हो जाएगा, फिर अस्केनोनाइट हो जाएगा। ठीक है, मरकरी का क्या हो जाएगा जी, मरकरी का सीनेवार होगा, यानी कि HGS। ठीक है, क्या हो जाएगा, HGS, याद रखो। मरकरी जो होता है, मरकरी यानी कि पारा। ठीक है, पारा याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग के पास यहाँ पे ये डेफिनेशन निकल के आता है कि कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार किसी धातु का यौगिक जो प्रकृति रूप में पाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। और वे खनिज जिनसे धातु व्यापारिक रूप में निष्कासित हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, अयस्क कहलाती है। यानी कि ये जो खनिज मिला गंदा के साथ, अशुद्धि के साथ, गैंग के साथ, यदि उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु को छांटते हैं और उसमें से अधिक मात्रा में हमको क्या मिलता है, धातु मिलता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला
यहाँ से पूछता है कि इस प्रकार सभी अयस्क क्या होंगे, खनिज होंगे। देखिए अब देखिए ये क्या है, ये खनिज, मान लीजिए कि ये क्या हमारा खनिज है, खनिज से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये खनिज है, ये ए क्या हमारे पास खनिज है और बी हमारे पास क्या है, अयस्क है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से बी को पैदा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं ना कि सभी बी जो है वो ए हो सकता है, मगर सब ए बी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ए में तो गंदगी भी लगल रहेगा और गंदगी लगल वाला तो अयस्क होगा नहीं। तो इसीलिए कभी भी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, लेकिन अयस्क खनिज हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा क्लासेस। तो क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। देख लेते हैं अब अगला टॉपिक है हमारे पास उर्वरक। तो उर्वरक कहता है दोस्तों पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए CHONPSCA, MgKFeB तथा Mn, आप सभी लोग इसका जानते हुए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फिर सल्फर, कैल्शियम, फिर क्या हो जाएगा, फेरस। ठीक है, मैग्नीज तत्वों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों को बड़ा होने के लिए, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो आदि अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि जल्दी वृद्धि करना है तो आप सब लोग यदि पौधे को ये वाला आवश्यक रूप से मिल रहा है अच्छा खासा, तो वो क्या होगा, पौधा जल्दी ग्रो करेगा। यही रूप होता है कि यदि पोषक तत्व अच्छे तरीके से मिले तो आसानी से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। यदि ये आवश्यक तत्व मुख्यतः भूमि से ही प्राप्त किए जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है पेड़ कहाँ पाया जाता है, भूमि के अंदर, और ये सभी चीज़ें वो कहाँ से लेती है, ये भूमि से ही लेती है। ठीक है, और परंतु लगातार एक ही स्थान पर फसल उगाने से वहाँ की भूमि की उर्वरता शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये तो पता ही आपको। इसीलिए खेत को क्या किया जाता है, जुताया जाता है, जिसके कारण वो जो नीचे की मिट्टी आती है वो ऊपर हो जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। यही लगातार प्रोसेस होते रहता है, जिसके कारण खेत की उर्वरता शक्ति बनी रहती है ना। तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि में उन पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए जिन्हें पेड़ पौधे भोजन के रूप में लेते हैं, तो भूमि में कृत्रिम विधि द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक खाद कहते हैं। मालूम है, इसी चीज़ को पूरा करने के लिए, पेड़ पौधों के भोजन को पूरा करने के लिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब एलिमेंट्स यानी कि तत्व, इसी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, जो कि नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, उसका ज़्यादा मात्रा में यूज करिएगा तो नुकसानदायक है। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को यदि आवश्यकता से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, और यदि उसको आप लोग आवश्यकता से कम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आवश्यकता के अनुसार कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए अच्छे उर्वरक के लक्षण क्या कहता है, आप लोग कैसे पहचानोगे कि वो अच्छा उर्वरक है। पहला, उर्वरक पानी में विलय होना चाहिए। यदि वहाँ की मिट्टी को यदि पानी में घोलते हो तो वह यदि पूरी तरीके से घुल जाए तो वो क्या है, उर्वरक मिट्टी है। और उर्वरक स्थायी होना चाहिए और जिससे अधिक समय तक पोषक तत्व प्राप्त हो सके। उर्वरक से पौधे को पोषक तत्व सरलता से मिल जाता है। ठीक है, उर्वरक यदि मिट्टी रहेगा वहाँ का तो पौधे को आसानी से क्या होगा, पोषक तत्व मिलेगा, और पोषक तत्व मिलेगा तो आपको पता ही है कि आपका फसल बहुत अच्छा तरीके से होगा। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेते हैं, उर्वरकों के प्रकार कुछ कह रहा है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक वे उर्वरक हैं जिनमें मुख्य तत्व नाइट्रोजन होता है। देखिए नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है, जिसमें मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरक कहलाती है नाइट्रोजन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। देखिए अब पौधे के लिए कौन सा है, नाइट्रोजन, ये भी हम लोगों ने देख लिया, नाइट्रोजन आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से क्या क्या होता है, तो पत्ती पीली पड़ने लगती है। देखो यदि इसको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा पौधों को तो वह पीला पड़ने लगेगा और पौधों में वृद्धि भी रुक जाएगी, यानी कि वह बढ़ेगा नहीं, तन्नी होकर तन्नी को रहेगा। इसके अतिरिक्त फसलें शीघ्रता से पक जाती हैं। देखिए यदि ये वाला जल्दी नहीं मिलता है तो क्या होगा, फसल पक जाएगा, दाना भी छोटा रह जाएगा। समय के अनुसार यदि नाइट्रोजन नहीं मिलता है, फसल पकता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन समय से पहले यदि नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है और पहले ही दाना इतनी गो है, दाना होना चाहिए इतना गो, मगर इतनी गो में पक रहा है तो वो तो गलत हो गया ना, खराब हो जाएगा फसल हमारा। ठीक है, तो ना ही ज़्यादा मात्रा में इसको मिलना चाहिए, ना ही कम मात्रा में मिलना चाहिए। ठीक है, तो पौधे में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बोहाइड्रेट तथा राख की मात्रा कम हो जाती है, किंतु साथ ही साथ पौधे कोमल हो जाते हैं और उन पर कीड़ों और
कवकों के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। देखो ज़्यादा मात्रा में होगा तो क्या होगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट और राख की मात्रा कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कीड़ा लगेगा। अब कीड़ा को दूर करने लगे, फिर से आप रासायनिक उर्वरक को डालिएगा तो फिर से वह नुकसानदायक है हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन को ना ही ज़्यादा मात्रा में देना है और ना ही कम मात्रा में भी देना है, दोनों में नुकसान है, तो आवश्यक रूप में देंगे। तो यही यहाँ पे कुछ सूत्र भी दिखा हुआ है, कैल्शियम साइनेमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, जो कि खाद का नाम है जो कि खेत में डलाता है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर नहीं करते, लाइक और शेयर करिए, दबा के लाइक और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।